बच्चों, आज मैं आपको माई सेल्फ डॉक्टर पी के शर्मा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक समझाने जा रहा हूँ, जिसमें बच्चे अक्सर जो है डिफ़िकल्टी महसूस करते हैं। तो नेनस्ट ने जो सेल का ईएमएफ ज्ञात करने के लिए इक्वेशन दिया था, सबसे पहले बताऊँ कि नेनस्ट का जो इक्वेशन है उसकी ज़रूरत क्या पड़ी, क्योंकि आप देखते हो कि किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कैथोड साइड में जैसे कि गैल्वेनी सेल लेते हैं तो कॉपर आयन जो है वो कैथोड पर डिपॉजिट हो रहा था, तो इट मीन्स वहाँ पर कॉपर आयन की सांद्रता चेंज हो रही थी टाइम के साथ। और इधर जो एनोड पे हमने देखा कि जो एनोड रोड है लेफ्ट साइड में वो जिंक आयन रिलीज कर रही थी, तो जिंक की आयन की सांद्रता बढ़ने के साथ साथ जो है फिर जो ईएमएफ है सेल का वो प्रभावित होगा। तो हमें एक ऐसी इक्वेशन की जरूरत है जो कि किसी भी टाइम पर सेल की जो आयन की कंसंट्रेशन चेंज होती है या टेम्परेचर चेंज होता है तो उसके साथ हमें ईएमएफ की वैल्यू दे सके। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए नेनस्ट ने जो है एक इक्वेशन डेरिव्ड किया, किस आधार पर? थर्मोडायनेमिकली एजम्पशन, यानी कि उष्मागतिकी के आधार पर जो है यूज किया, क्योंकि उष्मागतिकी में ताप का सांद्रता का प्रभाव हम स्टडी करते हैं। तो सेल के ईएमएफ में भी सांद्रता और ताप के प्रभाव को इंक्लूड करते हुए एक ईएमएफ के लिए इक्वेशन दिया गया, और जो क्या रिप्रेजेंट करता है, दैट रिप्रेजेंट द पोटेंशियल ऑफ सेल, सेल का पोटेंशियल बताता है। एक्सप्लेन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट गिवन टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन, दी गई सांद्रता और जो टेम्परेचर होता है, ताप होता है उस आयंस का की सांद्रता होती है और टेम्परेचर होता है उसके साथ जो है हमें सेल का ईएमएफ देता है। और इसमें जो है गिव्स फ्री एनर्जी टर्म्स को इंक्लूड किया गया है। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में आपको गिव्स फ्री एनर्जी को ईएमएफ के साथ रिलेशन जो है आपको एक्सप्लेन किया था। तो इसमें सीधी सी बात है कि जो इलेक्ट्रोड का विभव आयन की सांद्रता और ताप पर निर्भर करता है, और इस संबंध में दी गई सांद्रता और ताप पर उष्मागतिकी के संदर्भ में नेनस्ट द्वारा सेल का ईएमएफ ज्ञात करने के लिए गिब्स मुक्त ऊर्जा की आधार पर एक समीकरण दिया गया, और वो समीकरण जो है इलेक्ट्रोड के विभव की पूरी व्याख्या करता है। और आइए हम अब नेनस्ट के इक्वेशन को पढ़ते हैं। इसके लिए हम एक नॉर्मल सेल रिएक्शन लेते हैं, गैल्वेनी सेल की रिएक्शन लेते हैं। गैल्वेनी सेल में जो आपने देखा कि वो स्वतः प्रवर्ती सिस्टम होता है और उत्क्रमणीय यानी रिवर्सिबल होता है। जैसे कि यहाँ जो है एक नॉर्मल रिएक्शन लेते हैं जिसमें ए और बी जो है रिएक्टेंट, सी और डी प्रोडक्ट बना रहे हैं किसी सेल के अंदर। तो यहाँ अगर हम इस पर अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन, द्रव्यानुपाती क्रिया नियम के अनुसार, क्योंकि गिब्स की जो इक्वेशन थी वो किसी भी रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इंक्लूड करके बनाई गई थी और उसमें गिब्स फ्री एनर्जी को जो है इंक्लूड किया था। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लेना पड़ेगा हमें। तो साम्यावस्था स्थिरांक इसका हम सेल रिएक्शन का लेते हैं। तो आप देख रहे हो कि यहाँ जो है के जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, और सी और डी जो है यहाँ एक्टिव कंसंट्रेशन है यानी सक्रिय सांद्रता है प्रोडक्ट की, और नीचे जो है ये ए और बी जो है वो रिएक्टेंट की एक्टिव कंसंट्रेशन है। तो यहाँ ए बी ये मैंने स्पष्ट कर दिया कि एक्टिव कंसंट्रेशन है और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है मास एक्शन लॉ के आधार पर जो है एक्टिव मास के आधार पर जो है द्रव्यानुपाती क्रिया नियम के आधार पर लिया जाता है। तो अब देखते हैं कि इस आपको पता है कि जो गिव्स फ्री एनर्जी है उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ जो डायरेक्ट रिलेशन है वो गिव्स फ्री एनर्जी इक्वेशन में दिया गया है। यहाँ देखिए ऊपर जो हमने एक नॉर्मल इक्वेशन लिया था उसमें जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के है वो गिव्स ने अपनी फ्री एनर्जी इक्वेशन में इस तरह से यूज किया। यहाँ पर डेल्टा जी क्या है, गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ द सिस्टम, और डेल्टा जी नोट क्या है, उस सिस्टम की स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी है। आर यहाँ पे गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर यहाँ पे एब्सोल्यूट केल्विन में एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, और एल एन क्या है, ये नेचुरल लॉग है। नेचुरल लॉग एल एन के बारे में थोड़ा बताऊं आपको आगे, जैसे इसकी वैल्यू आएगी आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो अब इस इक्वेशन की जब स्टडी करेंगे तो हमें ध्यान रखना है कि स्टैंडर्ड कंडीशन को साथ साथ अप्लाई करते हुए इसको एक्सप्लेन भी करना है। तो आप देख रहे हो कि अगर इसमें हम जो है स्टैंडर्ड कंडीशन अप्लाई कर दें यानी कि मानक अवस्था अप्लाई करते हैं तो इसमें जो के है वो यूनिट हो जाएगा, और जो इनकी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो सक्रियता सांद्रता जो है वो भी इकाई हो जाती है। तो एक्टिविटी जो है अगर यूनिट हो जाए इस पूरे सेल रिएक्शन में, देन जो है नेचुरल आर टी नेचुरल लॉग की वैल्यू जो है वो 0 हो जाती है, क्योंकि यूनिट
कंडीशन में log k का वैल्यू 1 और 1 का वैल्यू 0 होने से ये पूरी टर्म जो है 0 हो गई, तो देन जो है डेल्टा जी कंप्लीटली डेल्टा जी नोट स्टैंडर्ड कंडीशन के बराबर हो जाता है। चलो ये तो स्टैंडर्ड कंडीशन को नेनेस्ट इक्वेशन पे अप्लाई करके हमने डेल्टा जी नोट में रिलेशन देखा। अब हम आते हैं कि आपने पिछले मेरे वीडियो में देखा था कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है उसमें जो रिडॉक्स प्रोसेस चलता है उसमें गेन या लॉस जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है नंबर, वो उसके ग्राम इक्विवेलेंट वेट के साथ सीधी जुड़ी होती है, और ग्राम इक्विवेलेंट में जितना चेंजेस होगा वो इलेक्ट्रॉन की संख्या को डायरेक्टली रिप्रेजेंट करेगा, और n को अगर f से इनटू कर देते हैं तो वो उस सेल द्वारा जो टोटल कितना चार्ज मिलता है उस चार्ज की वैल्यू को जो है हमें डायरेक्ट दे देता है। तो चार्ज इनटू E आपका सेल का जो है एनर्जी बन जाएगा, और वो एनर्जी जो है गिव्स एनर्जी के इक्वल हो जाता है। तो हमने देखा था कि यहाँ डेल्टा जी जो है, पिछले वीडियो को आप अच्छी तरह से देखिए अगर आपको इसका पूरा एक्सप्लेन देखना है तो डेल्टा जी इज इक्वल टू नेगेटिव एन एफ ई आ गया था। और इसी इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन डेल्टा जी का है, इसको स्टैंडर्ड कंडीशन में देखें तो डेल्टा जी नोट एन एफ ई नोट यानी स्टैंडर्ड कंडीशन का ईएमएफ ले लेंगे। और नेगेटिव क्यों लगाए, आपको बता दूं कि डेल्टा जी जो है स्पॉन्टेनियस सिस्टम के लिए नेगेटिव होता है, तभी तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है स्वतः प्रवृत्ति प्रक्रम है और आगे बढ़ता रहता है और ईएमएफ देता है। अब देखिए हमने 3 इक्वेशन ले ली। पहली इक्वेशन आपने देखी थी कि डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी नेचुरल लॉग के लिया था, ये गिव्स का फ्री एनर्जी का जो है इक्विलिब्रियम के साथ जो कांस्टेंट के साथ इक्वेशन था। और फिर ईएमएफ का और डेल्टा जी के रिलेशन के ये जो 2 इक्वेशन हमने, एक स्टैंडर्ड कंडीशन का और एक साधारण कंडीशन का जो हमने लिया, और दोनों इक्वेशन जो है 2 और 3 जो है 1 में पुट कर देते हैं, तो आप देखा कि ई की जगह नेगेटिव एन एफ ई आ गया और डेल्टा जी नोट की जगह नेगेटिव एन एफ ई नोट आ गया, और ये आर टी नेचुरल लॉग के है। अब देखिए इसमें अगर हम दोनों साइड में एन एफ से भाग दे देते हैं, तो इस फैक्टर को एन एफ से भाग दिया तो एन एफ कटने से नेगेटिव ई बचा, और इसको एन एफ से भाग दिया तो नेगेटिव डेल्टा ई नोट बचा, और इसको एन एफ से भाग देने से आर टी अपॉन एन एफ आ गया और नेचुरल लॉग के। ये इक्वेशन दोनों एक ही है। अब इसको और सॉल्व कर देते हैं, कैसे कि दोनों तरफ हम माइनस जो है कॉमन ले लेते हैं, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये साइन पॉजिटिव हो जाएगा, ये साइन पॉजिटिव हो जाएगा, और ये साइन जो है नेगेटिव हो जाएगा। तो देखो यहाँ मैंने ये साइन नेगेटिव कर दिया, तो ये इक्वेशन इस फॉर्म में भी एक ही इक्वेशन है। अब हम देखते हैं कि इसमें एक आर फैक्टर आया, गैस कांस्टेंट, और टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर आया, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एफ यहाँ फेरेड है जिसकी वैल्यू 96,500 कूलाम पर मोल होती है, यानी 1 मोल इलेक्ट्रॉनों का ये चार्ज है, और नेचुरल लॉग। अब हम क्या करते हैं कि नेचुरल लॉग को जो है हम लॉग में चेंज कर देते हैं। तो नेचुरल लॉग आप अच्छी तरह से जानते हो कि लॉग ई जो होता है उसकी वैल्यू अगर लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो 2.303 लॉग बेस 10 आ जाती है। तो हमने नेचुरल लॉग को लॉग में कन्वर्ट कर दिया, तो ये फैक्टर इसके साथ लॉग में चेंज होने से आ गया, और ये जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के है। अब हम इसमें आर की वैल्यू देखिए, मैंने नीचे लिखा है आर की वैल्यू क्या होती है, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल होती है, और फेराड एफ की 1 फेरेड की वैल्यू 96,500 कूलाम पर मोल होती है, और टेम्परेचर एब्सोल्यूट 298 केल्विन होता है। तो ये फैक्टर और हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये जो पूरा जो इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू का स्टेप है वो जो है समराइज हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। तो ये देखो मैंने वैल्यू रख दी सबकी, आर की और के की। अब आपकी इसकी यूनिट देखोगे तो मोल से मोल कैंसिल आउट हो गया, के से के कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या, जूल कुलाम बचा, जूल पर कुलाम बचा, और ये वोल्ट होता है। तो यानी ये पूरा फैक्टर जो है हमें न्यूमेरिकल वाला स्टेप जो था वो वोल्ट में 0.0591 अपॉन एन वोल्ट में मिल गया। तो इसको उठा करके यहाँ जो है न्यूमेरिकल सॉल्व पोर्शन में रख देते हैं, तो ये हमने रख दिया यहाँ पे। तो देखिए आपको एक फाइनल इक्वेशन मिल गया, E इज इक्वल टू ई नोट माइनस 0.0591 अपॉन एन वोल्ट और लॉग के। अब देखिए कि अब हम के की वैल्यू पुट करके देखते हैं, जिससे हमें जो है डायरेक्ट कंसंट्रेशन इफेक्ट का जो है एनालिसिस हो जाएगा, विश्लेषण हो जाएगा। तो देखते हैं E इज इक्वल टू ई नोट और ये माइनस, और ये हमने न्यूमेरिकल स्टेप रख दिया, और
वोल्ट में ये वैल्यू आ गई लॉग, और ये प्रोडक्ट की सक्रियता सांद्रता यानी एक्टिव कंसंट्रेशन, और ये रिएक्टेंट की एक्टिव कंसंट्रेशन। ये जो है इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन है जो इलेक्ट्रोड के साथ हम सॉल्यूशन में यूज कर रहे हैं। अब देखिए मैंने यहाँ क्या किया, इस माइनस साइन को मैंने प्लस में चेंज कर दिया। क्यों? कि आपको इसको समझाने के लिए कैसे चेंज हुआ। तो देखिए यहाँ भी एक चेंज हो गया कि ये प्रोडक्ट जो है नीचे आ गया और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन स्टेप जो ऊपर आ गया। कैसे हुआ कि आप जानते हो कि जब हम log a बटा b लेते हैं तो इसका मतलब होता है कि log a माइनस log b होता है। अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये स्टेप उल्टा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? log b माइनस log a हो जाएगा। या फिर ऐसे कहें कि ये स्टेप उल्टा, देखो ये समझने के लिए लिखा है मैंने, माइनस log b बटा ए हो गया, बी अपॉन ए हो गया। अब देखो इसमें जब पॉजिटिव था तो ए अपॉन बी था और नेगेटिव होते ही बी अपॉन ए हो गया। तो यानी ये हमने चेंज कर दिया, तो यहाँ साइन एक नेगेटिव आया था और उस नेगेटिव ने इस नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई हो करके ये प्लस चेंज हो गया। इसलिए ये इक्वेशन दोनों एक ही इक्वेशन है। इसको हमने इस फॉर्म में क्यों लिया है, आगे जब हम एग्जाम्पल लेंगे तो आपको ये पूरी स्थिति क्लियर हो जाएगी। अब इसके साथ हम स्टैंडर्ड कंडीशन अप्लाई करें कि भी यूनिट एक्टिविटीज है, यानी कि जो सक्रियता सांद्रता है वो इकाई है, तो के की वैल्यू 1 हो जाती है और 1 होने से log 1 का वैल्यू 0 हो जाता है। तो ये पूरा स्टेप जो है यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू स्टैंडर्ड कंडीशन में 0 हो जाता है। देन ई जो है ई नोट के इक्वल हो जाता है। ये हमने स्टैंडर्ड कंडीशन को भी साथ कंपेयर करके देख लिया। अब देखते हैं कि ये आपका जो इक्वेशन आया था, ये इक्वेशन जो था आपका वो फाइनल इक्वेशन है नेनेस्ट का और ईएमएफ देने के लिए, जिसमें कंसंट्रेशन और टेम्परेचर दोनों फैक्टर जो है इंक्लूड हो गए। दोनों फैक्टर का जो इफेक्ट इसमें क्लियर हो गया। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। आपने एक सेल का एग्जांपल लिया कि Zn के साथ जो है हम कॉपर, यानी कि एक गैल्वेनी सेल ही है ये, और इसमें हमने ये जो है सेल की रिएक्शन देखी कि जिंक जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके कॉपर आयन को दे करके, और कॉपर ये कैथोड पर जो है कॉपर डिपॉजिट हो रहा है और ये जो है एनोड पर Zn+2 रिलीज हो रहा है। तो इस कंडीशन में हम जो है के की वैल्यू ये रख दी हमने इक्वेशन में, तो ई सेल इज इक्वल टू ई नोट और ये न्यूमेरिकल फैक्टर रख दिया। अब इसमें आप देख रहे हो कि ये जो कॉपर है ये मेटल है और ये जिंक है ये प्योर मेटल है। तो मेटल के लिए जो है सक्रियता सांद्रता की वैल्यू जो है वो 1 होती है। तो बचे क्या? Zn प्लस और कॉपर प्लस बचा। अब वही बात है, इनको अगर हम उल्टा कर देंगे तो आपको पता है कि ये साइन जो है वो प्लस हो जाएगा। प्लस हो गया तो कॉपर ऊपर आ गया और जिंक जो है नीचे आ गया। इससे हम डायरेक्ट जो है एनालिसिस कर सकते हैं कि गिव्स की जो इक्वेशन है वो किस तरह से कंक्लूजन देती है। तो आप देख रहे हो कि कॉपर प्लस आयन ऊपर आ गया, Zn प्लस आयन नीचे आ गया। तो ई सेल जो है कॉपर आयन की कंसंट्रेशन के साथ प्रोपोर्शनली हो गया और Zn+2 आयन के साथ जो है रिवर्स हो गया, इनवर्स प्रोपोर्शनल हो गया। तो हम कह सकते हैं कि हेंस इट रिप्रेजेंट दैट द सेल पोटेंशियल इज इंक्रीज, बढ़ता है कॉपर आयन की सांद्रता बढ़ने के साथ। इस आयन की सांद्रता बढ़ेगी तो इंक्रीज होगा। ये कहाँ सांद्रता थी? ये यानी कैथोड के ऊपर जो कॉपर आयन था उसकी कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा बढ़ाएं तो वहाँ पर जो है रिएक्शन फास्ट चलेगी रिडक्शन की। और जिंक जो है वो बाधा डालता है ऑक्सीडेशन में, वहां अगर इकट्ठा हो जाए तो जिंक से और आयन जो है अगर उतरेंगे और पहले से जिंक हो तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जिससे सेल की रिएक्शन जो है धीमी होती है और पोटेंशियल गिरता है। तो हेंस Zn+2 के साथ जो है पोटेंशियल में कमी होगी अगर Zn+2 की सक्रियता सांद्रता बढ़ती है और कॉपर की सांद्रता घटती है तो बढ़ती है तो हमें ईएमएफ में वृद्धि होगी। तो बहुत ही अच्छा इक्वेशन है जो कंसंट्रेशन इफेक्ट को डायरेक्ट एनालिसिस करता है, जिसमें टेम्परेचर का इफेक्ट भी इंक्लूड हो गया और कंसंट्रेशन का फैक्टर भी इंक्लूड हो गया। तो इस तरह से आपने देखा कि सेल का ईएमएफ जो है कैथोड के पास कॉपर आयन की कंसंट्रेशन बढ़ने से बढ़ता है और एनोड के पास जिंक आयन बढ़ने से ईएमएफ में कमी होती है। यह था आपका ईएमएफ